हेलो एस्पिरेंट्स। एम सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। हमने एग्ज़ाम जो कि CGPSC 2024 का 9 फरवरी को होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है आज से, जिसमें हम आपके लिए 20 सेट्स का डेली प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे। हर अल्टरनेट डे पे आपके लिए 20 क्वेश्चंस इंडिया और 20 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से रिलेटेड होगा, ताकि आपका ओवरऑल प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। इसी सीरीज में हम आज अपना पहला प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आज का क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में बताना। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो मीसोलिथिक एज या मध्य पाषाण युग के लोग थे, वो अपना जीवन यापन कैसे करते थे? सर्वाइविंग, हंटिंग से, फिशिंग से, गैदरिंग फूड से, यानी मछली पकड़कर, खाद्य वस्तुएं बटोरकर और शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। यह है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो अर्लीस्ट एनिमल डोमेस्टिकेशन, यानी कि सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो कि पशुपालन से जुड़ा हुआ है, ये कहाँ से मिलता है? ये मिलता है आजमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान से। अब आपको बताना है कि स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, दोनों सही है या दोनों सही नहीं है। पर इससे पहले एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि ये क्वेश्चन में पूरा पढ़िए कि पूछ क्या रहा है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि सत्य कथन बताइए, यानी करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी बोलता है, जो हम लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं और गलती हो जाती है क्वेश्चन में। ठीक है, आप चाहें तो कुछ सेकंड के लिए पॉज लेके क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। चलिए, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ आंसर देने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा दोनों, बोथ 1 और 2। ठीक है, अब क्यों होगा? देखिए, जो प्रागैतिहासिक काल है ना, वो कब कहलाता है? वो लिथिक पीरियड को भी बोलते हैं, या पाषाण युग को। ठीक है, जब पत्थरों से औजार बनते थे। ठीक, तो इसको 3 हिस्सों में बांटा जाता था। सबसे पहला था पैलियो, दूसरा मीसो और तीसरा नियो, यानी पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण युग में। तो जो पूर्व पाषाण यानी पैलियोलिथिक एज था, वो था 10,000 BCE के पहले। ठीक है, और मीसोलिथिक पेज कब था? 10,000 से लेके 8,000 तक BCE। ठीक, इसके बाद नियोलिथिक पीरियड जो है वो 8,000 BCE से लेके आपका 3,000 BCE तक था। ठीक, तो इस पीरियड को हम बोलते हैं लिथिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल। तो अब देख रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे हम लिथिक यानी कि पत्थरों का यूज़ कर रहे हैं, तो उस समय डोमेस्टिकेशन हो सकता है, पर क्या अभी एग्रीकल्चर हो पा रहा है? नहीं। तो जब तक एग्रीकल्चर नहीं हो सकता तो लोग सेटल नहीं होंगे। सेटल नहीं होंगे तो क्या करेंगे? हंटिंग, गैदरिंग, यही सब करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं। तो ये क्या पूछ रहा है कि अर्लीस्ट एविडेंस। तो जो आजमगढ़ है, जिसको हम आदमगढ़ के नाम से भी कई किताबों में लिखा हुआ है, MP में, और बागौर जो कि राजस्थान में, इन दोनों जगह से क्या मिलता है? यहाँ से मिलता है कुत्ते के साक्ष्य, डॉग के साक्ष्य। ठीक है, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डॉग। तो डोमेस्टिकेशन होता था पहले से ही। ठीक है, दूसरा जो हिस्सा है वो है आपका बुल्स वगैरह, यानी कैटल, यानी मवेशी। ये कहाँ से मिलते थे? ये नियोलिथिक पीरियड में मिलते थे। ये मिलता था मेहरगढ़ से। और अगर आप आगे मीसोलिथिक एज में देखेंगे तो कोल्डीवा एक जगह है और बुर्जोहम है, वहाँ से सुअर यानी पिग्स मिले हैं। ठीक है, कोल्डीवा और बुर्जोहम से क्या मिले हैं? पिग, कुत्ता, और कैटल, कैटल यानी मवेशी। तो ये था आपका आंसर। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, बागौर और आजमगढ़ से क्या मिला है? अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन। तो इसमें ये नहीं पूछा कि कौन से जानवर का है, यहाँ कुत्ते का हुआ था। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सुदर्शन झील या सुदर्शन लेक से रिलेटेड इन चारों लोगों में कौन कौन थे?
चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदमन, स्कंदगुप्त। ठीक है, तो अब बताइए, आपके लिए 5 सेकंड का समय देता हूँ। चलिए, इसका आंसर होगा डी, चारों के चारों। आपसे पूछ रहा है कि एसोसिएटेड कौन थे, किसने बनाया, ये नहीं पूछा है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने बनवाया, मतलब इनके रिजीम में बना है। तो उनके जो गवर्नर थे गिरनार के, जिनका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य, इन्होंने बनवाया था। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक है, ये रिलेटेड थे। उसके बाद जो तीनों लोग थे, यानी कि आपके इसके बाद अशोक जो मौर्य के थे, इन्होंने भी क्या किया, रीबिल्ड करवाया, वापस से बनवाया है, पुनरुत्थान। ठीक है, उसके बाद रुद्रदमन यानी शाका, ठीक है, इन्होंने भी बनवाया, रीबिल्ड करवाया। और स्कंदगुप्त यानी गुप्ता पीरियड के, इन तीनों ने क्या करवाया है, इन तीनों ने रीबिल्ड करवाया, यानी पुनरुत्थान, फिर से बनवाया। तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट फिरोज शाह तुगलक ने नहीं स्टैब्लिश किया था, नॉट स्टैब्लिश्ड। ठीक है, ये याद रखिएगा, नॉट बोल रहा नहीं। पहला स्टेटमेंट है दीवाने बंदगान, दूसरा दीवाने खैरात, फिर दाबीर या दावीर खास, इसको दाबीर भी लिखते हैं कहीं पे। ठीक है, दाबीर, दाबीर खास, और लास्ट में है दीवाने रियासत। तो अब बताना है आपको कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, 3 और 4 है या 4 है। ठीक है, नहीं बताना है कौन इसमें स्टैब्लिश नहीं हुआ है। अब आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ। इसका आंसर होगा ओनली 4, यानी दीवाने रियासत। ठीक है, बाकी तीनों जो थे ये फिरोज शाह तुगलक ने बनाए थे, दीवाने बंदगान, खैरात और खास। ठीक है, दीवाने रियासत जो था ये फिरोज शाह तुगलक के पहले ही बन चुका था। ठीक है, ठीक है, इस क्या क्या सेटअप किया था, तो खैरात, खैरात मतलब किसी को चैरिटी करना। ठीक है, चैरिटी डिपार्टमेंट था। ठीक है, उसके बाद आता है एक कोही भी बनाया था, कोही, कोही था एग्रीकल्चर, दीवाने बंदगान, ये था स्लेव डिपार्टमेंट। ठीक है, और जो आपका ये था दाबीरे खास, ये था सीनियर ऑफिशियल, मतलब सीनियर पर्सनल ऑफिशियल होते थे। पर्सनल कामों के लिए, कि बताने के लिए कि आप क्या करना चाहिए, आपको कैसे करना चाहिए, ये सब बनाया था किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, और ये जो आपका चौथा है दीवाने रियासत, ये दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, के टाइम से आ गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच रूलर एडॉप्टेड द टाइटल वेद मार्ग प्रतिस्थापक। ठीक है, पूछ क्या रहा है कि वेद मार्ग प्रतिस्थापक, ये उपाधि किसने ली थी, हरिहर ने, भूका ने, कृष्णदेव राय ने या देव राय ने। तो आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। ठीक है, इसका आंसर होगा बुका। ठीक है, बुका 2, सॉरी बुका 1, बुका 1 ने दिया था, हरिहर और बुका थे। तो हरिहर ने कौन सा टाइटल लिया था। ठीक है, टाइटल्स याद रखिए, कई बार क्वेश्चंस पूछता है। तो ये है वेद मार्ग प्रवर्तक। ठीक है, और बुका ने लिया था वेद मार्ग प्रतिस्थापक। ठीक है, फिर से स्थापना करने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब आपको बताना है कि कॉन्क्वेस्ट, अकबर के कॉन्क्वेस्ट यानी अकबर ने किन किन जगहों पे जो विजय प्राप्त की थी उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, कालक्रम। तो पहला स्टेटमेंट है गोंडवाना, दूसरा है मालवा, तीसरा काबुल, चौथा गुजरात, ठीक है। और ऑप्शंस पूछ रहा है गोंडवाना, फिर काबुल, फिर गुजरात, मालवा, ए ऑप्शन। दूसरा मालवा, गोंडवाना, गुजरात, काबुल, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन में है गुजरात, मालवा, गोंडवाना, काबुल, या डी काबुल, गुजरात, मालवा और गोंडवाना, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि ये चारों का टाइम पीरियड, तो इसका सही आंसर होगा बी, ठीक है। मालवा में पहले हुआ, गोंडवाना, गुजरात, काबुल। तो रिजीम कब था अकबर का? अकबर का टाइम पीरियड था 1556 से लेके 1605, ठीक है। सी सी या ईडी दोनों बोलते हैं। तो इसमें से अब आपको देखिए मालवा कब हुआ था, तो मालवा हुआ था आपका 1562 में, 1562 में। गोंडवाना हुआ था 1564 में। गुजरात में हुआ था 1572 में। और काबुल में हुआ था 1581 में, ठीक है। लास्ट में 1601 में लास्ट इनका कॉन्क्वेस्ट हुआ था असीरगढ़ फोर्ट में, ठीक है। असीरगढ़ किला, ये आपको याद रखना है कि लास्ट हुआ था, ये लास्ट कॉन्क्वेस्ट था। तो इसका आंसर हो गया 1562, 64, 72 और 81, 1581, ठीक है। यानी मालवा, गोंडवाना, गुजरात और काबुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काकोरी ट्रेन रॉबरी में इनमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करना है ना, गलत कथन, असत्य कथन। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान ने ये प्लान बनाया था मेनली, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये अगस्त 1925 में एचआरए के द्वारा हुआ था, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा। फिर इसका गोल जो था, इसका लक्ष्य क्या था कि लूटना है लखनऊ सहारनपुर 8 डाउन ट्रेन, ठीक है। ट्रेन नंबर था 8 डाउन। और चौथा, यहाँ एक पैसेंजर मर गया था क्योंकि गन फायर हुआ था इस इंसिडेंट में। तो आपको बताना है कि इनमें से क्या सही नहीं है, ठीक है। तो इनमें से सही नहीं होगा डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि ये चारों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। गन फायर में एक्सीडेंटली एक इंसान मर गए थे, ठीक। उनका नाम था अहमद अली, ठीक है। ठीक है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, पूछता नहीं है कहीं, बस मैंने बता दिया कि हाँ एक इंसान मरे थे। ट्रेन का नंबर था 8 डाउन, ठीक है। इसको काकोरी रेलवे स्टेशन के पास में लूटा गया था। और बाकी इसकी प्लानिंग जो थे ये थे अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल और इनके साथ 8 लोग और, टोटल 10 लोगों ने किया था, एचआरए के 10 मेंबर्स ने, ठीक है। तो इसके सारे स्टेटमेंट सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है कि पूना पैक्ट कब हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूना पैक्ट कब साइन हुआ था। ए अप्रैल 14, 1932, दूसरा 24 सितंबर 1932, 1932, 6 दिसंबर 1932, 1932 में, या 16 मई 1933, 1933 में, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा, चलिए आपको 5 सेकंड देता हूँ। तो सही आंसर होगा 24 सितंबर, बी ऑप्शन, 24 सितंबर 1932, ठीक है। अब पूना पैक्ट हुआ क्या था, तो पूना पैक्ट हुआ था कब, 1932 में, आफ्टर किस अवार्ड से, मैकडोनल्ड अवार्ड के कारण, जिसमें जो मार्जिनलाइज सेक्शन था हमारा, पिछड़ी हुई जाति, इनको क्या मिला था, सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था, जिसके लिए पूना पैक्ट हुआ था कि हम नहीं देंगे। ये किसके किसके बीच हुआ था, तो गांधी जी और बी आर अम्बेडकर, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। क्यों, यहाँ से निकला था रिजर्वेशन। जो आज हम रिजर्वेशन देखते हैं उसका शुरुआत या उसकी नींव यहीं से रखी गई थी।
सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह रिजर्वेशन की मांग उठी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, आपको बताना है चार्टर एक्ट 1813 से 1813 से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट देख के कि इनमें से सही कथन कौन से हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कि इसने मोनोपोली एंड कर दी कंपनी की, कहाँ पे? भारत में। ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली यानी कि एकाधिकार समाप्त हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है सॉवरेनिटी को अफॉर्म किया गया, किसके? ब्रिटिश क्राउन के, यानी संप्रभुता किसकी रखी गई? तो ब्रिटिश क्राउन या ताज की। ठीक है, फिर तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि क्रिश्चियन मिशनरीज को बोला गया कि आप इंडिया में आ सकते हैं और प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि 2 और 3 सही है, 1 2 सही है, 1 3 सही है, 1 2 3 4 तीनों सही है। तो 5 सेकंड आपके स्टार्ट होते हैं आप। चलिए इसका आंसर होगा 1 2 3 सारे के सारे स्टेटमेंट सही, क्योंकि 1813 का जो एक्ट था इसमें सबसे पहला लाइन था कि 3 चीज़ों को छोड़ के बाकी सारी मोनोपोली एंड हो गई। वो 3 चीज़ें क्या थी? वो 3 चीज़ें थी टी ट्रेड, ठीक है, ओपीएम ट्रेड और ट्रेड विथ चाइना। यानी कि चाय में आपका व्यापार, अफीम में व्यापार और चाइना के साथ व्यापार, इन तीनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी चीज़ों में ब्रिटेन की दूसरी कंपनियां भी भारत में आके अपना व्यापार कर सकती थी। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आता है कई बार। दूसरा, हाँ, क्राउन का सॉवरेनिटी असर्ट किया गया, तो ये सही है। ठीक है, ये पहली बार था जब ब्रिटिश क्राउन के अधीन माना गया भारत को। तीसरा, ये भी सही है कि क्रिश्चियन मिशनरीज को बोला गया कि भारत में आके प्रचार प्रसार करिए। इसके अलावा एक और इसका फीचर था, वो ये था कि इम्पोज टैक्स कर सकते थे। ठीक है, टैक्स इम्पोजिशन का। ठीक है, और अगर इसको कोई पे नहीं करता तो ये पनिशेबल होगा, यानी टैक्स अगर कोई नहीं जमा करता है तो वो दंडकारी होगा। तो ये था 4 फीचर 1813 का एक्ट का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मण टेम्पल खजुराहो से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है स्टेटमेंट देके कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, सबसे पहला, लक्ष्मण टेम्पल खजुराहो का जो है ये विष्णु भगवान को डेडिकेटेड है। दूसरा स्टेटमेंट, चंदेल किंग जो थे, चंदेला किंग धांगा ने 954 सीई में इसे बनाया था। और तीसरा स्टेटमेंट, ये नगर स्टाइल का आर्किटेक्चर है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, तो अब इसके 5 सेकंड स्टार्ट होते हैं आप। इसका सही स्टेटमेंट होगा सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। देखिए, सबसे पहले तो ये नगर स्टाइल में बना है, बिल्कुल सही है। ठीक, अब नगर स्टाइल का डिटेल में मैं जब आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर्स लूँगा तब बता दूंगा। अभी नगर स्टाइल समझिए कि ये नॉर्दर्न स्टाइल होता है, नॉर्थ का स्टाइल है। ठीक है, इसके अलावा आप सेकेंड स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि धांगा किंग धांग ने बनाया था, तो किंग धांग ने इसको कंप्लीट किया था, इसलिए सही है। पर इसकी शुरुआत किसने की थी? तो शुरुआत इसकी की थी यशोवर्मन ने। ठीक है, कंप्लीटेड बाय धंग, धंग ने कंप्लीट किया था, लेकिन शुरुआत किसने किया था? यशोवर्मन ने। तो स्टेटमेंट 2 भी सही है। और पहला जो स्टेटमेंट है विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, तो ये तो सही है कि विष्णु भगवान के वैकुंठ विष्णु की डीटी वहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, मतलब वैकुंठ धाम में बैठे हुए विष्णु भगवान का एक प्रतिरूप वहाँ पे है। तो इस हिसाब से तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कुतुब मीनार से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट का आंसर देना है। ठीक है, यहाँ क्या पूछ रहे हैं? करेक्ट आंसर बताना है आपको। तो कुतुब मीनार से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट है कि ये सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के से जुड़ा हुआ है। दूसरा, इसकी मीनारें 234 फीट लंबी है और इसमें 4 स्टोरी है, मतलब 4 मंजिला है। ठीक है,
फिर तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि पॉलीगॉन और सर्कुलर शेप में है, ठीक, यानी बहुभुजी और वृत्ताकार रूप में है। और चौथा स्टेटमेंट है कि ये लाल और बफ यानी कि बालुई टाइप के पत्थरों से मिलके बना है। अब ऑप्शंस हैं आपके कि सारे स्टेटमेंट सही हैं, सारे स्टेटमेंट गलत हैं, स्टेटमेंट 2, 3, 4 सही हैं, स्टेटमेंट 2, 3, 4 गलत है। ठीक है, अब आपके लिए 5 सेकंड शुरू होते हैं। आप चलिए, इसका सही आंसर होगा कि सारे स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, यानी ए। अब देखिए, सबसे पहली बात तो सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे ही है, क्योंकि उनका वहाँ पे मकबरा भी है। ठीक है, तो इनको बहुत मानते थे। कौन, किसने बनाया? तो इसे बनाया है कुतुब मीनार का कंप्लीट इल्तुतमिश ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था। ये 1199 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये ख़त्म कब हुआ? 1220 में। किसके द्वारा ख़त्म किया गया? इल्तुतमिश। ठीक है, तो अकबर जब कुतुबुद्दीन ऐबक जब बना रहा था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक फ्लोर बनाया था, फर्स्ट फ्लोर, और बचे हुए 3 फ्लोर रेस्ट इनके द्वारा बनाया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट आपका 2 भी सही है। ये अप्रोक्सीमेटली 234 होता है, एग्जैक्ट 234 नहीं है, हाँ, पर लगभग 234 है, क्योंकि 73 मीटर के लगभग इसकी हाइट है, 73 मीटर के आसपास इसकी हाइट है, तो अप्रॉक्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से दूसरा स्टेटमेंट सही है। अब क्योंकि आपने सबने देखा है, इसका स्टेट जो डिज़ाइन है वो ऐसा है। ठीक है, तो इसमें आपको दिखेगा सर्कुलर है डोम, और साथ ही साथ पॉलीगोनल स्टाइल में भी है, तो इसीलिए स्टेटमेंट आपका 3 भी सही है। लास्ट स्टेटमेंट बोल रहा है लाल और बालुई पत्थर से बना है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका बनाई जो हुआ है वो रेड स्टोन से ही हुआ है। तो इसके चारों स्टेटमेंट सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि आपको इन दोनों में मैच करना है। ठीक है, पहला है फोक पेंटिंग या लोक चित्रकारी, और दूसरा किस राज्य से वो जुड़ा हुआ है। पहला है पटुआ आर्ट, दूसरा है पट्टचित्र, तीसरा है मंजूषा, और चौथा है फाड़। अब बताना है कौन से स्टेट से कौन सा जुड़ा है, राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। आपके ऑप्शंस हैं ए, मतलब सी डी बी ए, दूसरा है सी डी ए बी, ठीक है, तीसरा है बी सी डी ए, चौथा है ए बी सी डी। आप चाहें तो कुछ सेकंड के लिए इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। चलिए, वैसे भी मैं आपको 5 सेकंड और देता हूँ, तो 5 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब। ठीक है, चलिए इसका आंसर होगा ए, सी डी बी ए, यानी पटुआ आर्ट जो है वो बंगाल का है, पट्टचित्र उड़ीसा का है, मंजूषा बिहार का है, और फाड़ राजस्थान का है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से दिखाता हूँ। ठीक, ये आपको दिखेगा। सबसे पहले ये है फाड़ राजस्थान। ठीक है, ये है मंजूषा, ये है बिहार। ठीक है, ये है पटुआ। ठीक, ये है आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, और ये है पट्टचित्र। ये है आपका उड़ीसा। देखिए, पट मतलब क्या? पट्टी में बना हुआ। तो ये सारे के सारे जो है ना, जितने भी आर्ट हैं, ये सब किस में बनते हैं? पट्टी में। पट, पट मतलब पट्टी। ठीक है, तो आपको दिखेगा ये अलग अलग
पट्टे पट्टे के क्लॉथ्स हैं, कपड़े हैं, उनमें बना हुआ है, इसलिए इसे बोलते हैं पटचित्र या पटुआ। ठीक है, मंजूषा भी ऐसे कपड़े में बनता है, ब्लॉक पेंटिंग है। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, सी, डी, बी और ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताना है इनमें से सबसे पुराना और शुद्धतम रूप लैंग्वेज का कौन सा है, यानी भाषा का। कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मराठी। तो इसका सही आंसर होगा तमिल। तमिल सबसे पुरानी लैंग्वेज है, ओल्डेस्ट। ये लगभग 3rd सेंचुरी के समय से है। ठीक है, ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। तो इसका आंसर है सी, तमिल। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि वज्रयान बुद्धिज्म से रिलेटेड ये सारे ऑप्शंस में कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है कि तांत्रिक बुद्धिज्म है। दूसरा स्टेटमेंट है कि ये हिंदुइज्म से इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है, प्रभावित है। तीसरा स्टेटमेंट है कि ये महायान स्कूल से जुड़ा हुआ है। और चौथा स्टेटमेंट बोल रहा है कि बुद्धा यानी बोधिसत्व पाने के लिए आपको क्या करना होगा, मंत्रास का उच्चारण करना होगा। इस पे ये ज़्यादा जोर देता है। तो अब आपको बताना है कि 1 2 3 सही है, 1 2 3 4 सही है, 2 3 4 सही है या 1 3 4 सही है। चलिए 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। तो इसका सही आंसर होगा सारे के सारे 1 2 3 4। ठीक है, सारे स्टेटमेंट सही। कैसे ये बताता हूँ। देखिए वज्रयान जो है ना, ये इन्फ्लुएंस है हिंदुइज्म से, क्योंकि इसमें मंत्र, ठीक है, योगिक टेक्निक, ठीक है, तंत्र, इन सब का इस्तेमाल होता है, मेडिटेशन का होता है। तो इस हिसाब से देखिए तो आपका मंत्रा वाला सही है, हिंदुइज्म सही है, तांत्रिक बुद्धिज्म भी, क्योंकि तंत्र की जरूरत होती है। अब जो स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि ये महायान बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है, तो ये सही आंसर है, क्योंकि ये महायान सेक्ट का ही पार्ट है। ठीक है, अगर आप इनके गुरु का नाम लेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट गुरु हैं इनके, दलाई लामा। बहुत सारे लोग दलाई लामा को तो जानते होंगे। दलाई लामा इसी वज्रयान ग्रुप से एसोसिएटेड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है जैनिज्म से जुड़ा हुआ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, गलत स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये लोग बिलीव करते हैं कि सोल के एग्जिस्टेंस में, ठीक है, यानी आत्मा में और आत्मा से जुड़ी हुई चीज़ों में ही ये लोग बिलीव करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये लोग के 8 सैक्रेड सिंबल्स होते हैं, यानी 8 पवित्र प्रतीक होते हैं। तीसरा बोल रहा है तेरापंथी सब सेक्ट जो है दिगंबर सेक्ट का है, यानी उप संप्रदाय किसका, दिगंबर संप्रदाय का। कौन, तेरापंथी। और चौथा स्टेटमेंट पूछ रहा है कि पलितना टेम्पल, शिखरजी टेम्पल और मृग पार्क या डियर पार्क, ठीक है, इसको डियर पार्क भी बोलते हैं, ये जैन पिलिग्रिमेज साइट है। अब ऑप्शन है आपके 3 4 1 3 2 3 1 2 3। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट, असत्य कथन कौन से। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। चलिए इसका सही आंसर होगा 3 और 4, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट गलत है और फोर्थ सही है। सबसे पहले तो आत्मा में बिलीव करते हैं। ठीक है, जैनिज्म में आत्मा का बहुत बड़ा योगदान होता है। आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि कई बार जैन लोग शाम के वक्त, जैसे ही शाम हो जाती है, वो लोग मुंह ढक लेते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उसके कोई भी ऐसा प्राणी या सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी भी ना मरे जिसके अंदर आत्मा होती है। ठीक है, दूसरा, इनके 8 सैक्रेड सिंबल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि 8 पवित्र प्रतीक होते हैं। तो ये कौन कौन से हैं, दर्पण, कलश, ठीक है, 8 प्रतीक।
ये कौन से हैं? तो दर्पण है, ठीक है, कलश है, फिर भद्रासन है, ठीक है, फिर वर्धमानक है, ठीक है, मत्स्य मार्ग, मत्स्य गुमा है, ठीक है, मत्स्य युग्म, श्रीवत्स, ठीक है, नंद, वर्त और स्वास्तिक, ये 8 पवित्र इनके प्रतीक होते हैं। अब तेरापंथी जो है ना, ये दिगंबर सेक्ट का नहीं होके श्वेतांबर सेक्ट का है। और अब इसमें से देखिए, पलितना, शिखरजी, मृग पार्क, ये सब जो है ना, पलितना तो जैन टेम्पल है, शिखरजी भी जैन टेम्पल है, पर मृग पार्क जो है यानी डियर पार्क जो है ना, ये बुद्धिस्ट पार्क है। ठीक, इसीलिए स्टेटमेंट गलत है। चलिए दिखाता हूँ आपको इमेज। ये है पलितना टेम्पल, ठीक है, ये है डियर पार्क, और ये है आपका शिखरजी टेम्पल। अब ये तीनों है कहाँ? तो जो डियर पार्क है, मृग पार्क है, ये सारनाथ में, यूपी में, ठीक है। इसके बाद आता है आपका पलितना टेम्पल। पलितना टेम्पल जो है ये भावनगर में, गुजरात में, और शिखरजी जो टेम्पल है ये झारखंड में है, पारसनाथ हिल पे, गिरिडीह जिसमें है, ठीक है, झारखंड। तो ये था आपका क्वेश्चन जैनिज्म से रिलेटेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉप 16 से रिलेटेड आपको क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है। देखिए पूछ रहा है कि कॉप 16 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बायोडाइवर्सिटी समिट, जैव विविधता शिखर सम्मेलन, ये कहाँ हुआ था? इंडिया, कोलंबिया, बाकू या कजान, ठीक है। चलिए आपके लिए 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। तो इसका सही आंसर होगा कोलंबिया, ठीक है, कोलंबिया के काली में हुआ था। कब हुआ था? तो ये हुआ था अक्टूबर 21 से लेके नवंबर 1, 2024 तक, ठीक है। अब आपको याद क्या रखना है? तो आपको इसके एक पहले वाला याद रखना चाहिए और इसके एक बाद होने वाला याद रखना चाहिए। तो कॉप 16 था, तो कॉप 15 भी देख लेते हैं। कॉप 15 कहाँ हुआ था? तो कॉप 15 हुआ था आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में, 7 से लेके 19 दिसंबर। कब हुआ था? 2022 में। कहाँ हुआ था? मॉन्ट्रियल। और कॉप 17 जो अगला आने वाला है, ये कहाँ होगा? और एक चीज याद रखिएगा, ये हर 2 साल में होता है ना, बाइनियल है, मतलब 2-2 साल में होता है। देखिए देखिए ना, 2022 का 2024 में, अगला 2026 में होगा, ठीक है। और ये कहाँ होगा? ये होगा यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी समिट, आर्मेनिया में, ठीक है। तो आपके लिए यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीनों याद रखिएगा, एक पहले का, एक आने वाला, और जो अभी हुआ है जस्ट। तो पिछले साल हुआ था काली में, अक्टूबर 21 से नवंबर 1 तक 24 में। 7 दिसंबर से 19 दिसंबर तक हुआ था 2022 में मॉन्ट्रियल कनाडा में, और 2026 में आर्मेनिया में होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है नियुक्त हुए हैं, ठीक है। तो पहले ऑप्शन है आपका संजीव खन्ना, दूसरे राजीव खन्ना, तीसरा जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, और चौथा DY चंद्रचूड़।
आपको बताना है 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI कौन है। ठीक है, 5 सेकंड शुरू होते हैं आप। इसका सही आंसर है ए, जस्टिस संजीव खन्ना। देखिए ये संजीव खन्ना है, ठीक है, फोटो में दिख रहा है। तो आपको ये तो याद हो गया कि ये संजीव खन्ना 51st हैं। 50वें कौन थे? तो 50वें थे DY चंद्रचूड़। ठीक है, पिछले वाले DY चंद्रचूड़ थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IFF 55th, इसमें फोकस कंट्री कौन है? फोकस कंट्री ऑप्शंस हैं इजराइल, रशिया, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा। 5 सेकंड। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को फोकस कंट्री बनाया गया है और ये 55th कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है गोवा में। ठीक है, कब से हो रहा है? तो 20 नवंबर से 2024। ठीक है, स्टेडियम वगैरह तो नहीं पूछता है, अगर पूछे तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम है गोवा में, वहाँ हो रहा है। तो इसका फोकस एरिया कौन है? फोकस कंट्री वो है ऑस्ट्रेलिया। और इसकी ओपनिंग मूवी जो है ना, ये पूछ लेता है कभी कभी, तो ये याद रखिएगा। ओपनिंग फिल्म ये है बेटर मैन। ठीक है, ये भी एक ऑस्ट्रेलियन मूवी है। इससे आपसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। तो फोकस कंट्री कौन सी होगी? ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है कि यहाँ पे किस मृदा या किस सॉइल की बात की जा रही है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 देखिए, इसमें बोल रहा है कि ये सॉइल एक्सटेंसिवली पाया जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स में या रिवर वैली में। ठीक है, यानी मैदान में, उत्तरी मैदान में या नदी घाटियों में पाई जाती है। ये लगभग 40% एरिया कवर करता है भारत का। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि नैरो कॉरिडोर राजस्थान में और गुजरात के प्लेन्स में भी पाया जाता है। ठीक है, इस बीच में ये फैला हुआ है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, एरिड सॉइल या रेड येलो सॉइल, जिसे बोलते हैं काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, शुष्क मृदा या लाल पीली मृदा। सही आंसर होगा इसका एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी जो है ना बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, यानी उपजाऊ होती है, क्योंकि इसके अंदर मिनरल होते हैं बहुत सारे। ठीक है, क्योंकि ये नदियों की घाटियों में पाई जाती है, तो नदियों के द्वारा बार बार मिनरल्स ला ला के यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल या उपजाऊ होती है। ठीक है, इसके अलावा बाकी आपके काली मिट्टी, लाल मिट्टी, ये सारी चीज़ें हम जब एग्रीकल्चर वगैरह चैप्टर सब पढ़ेंगे या सॉइल पढ़ेंगे तो डिटेल में सारी मृदाओं के बारे में बता दूंगा। पर अभी आपको इतना जानना है कि एलुवियल सॉइल इसका आंसर होगा, क्योंकि ये फर्टाइल सॉइल होती है और ये आपको नदी घाटी में, रिवर वैली में ही मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ये याद रखिएगा, इनकरेक्ट पूछ रहा है, गलत कथन। तो क्वेश्चन किससे जुड़ा हुआ है? ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर चिनाब, चिनाब नदी की ट्रिब्यूटरी, जो कि इंडस की ट्रिब्यूटरी है, उससे जुड़ा हुआ। तो ये पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट ट्रिब्यूटरी है, यानी सबसे छोटी ट्रिब्यूटरी है। ठीक, यानी सहायक नदी है सबसे छोटी। दूसरा बोल रहा है कि ये दो धाराओं से, यानी चंद्र और भाग से मिलके बनती है। ठीक है, जब ये चंद्रभाग मिल जाते हैं तो वहाँ से हम इसे बोलते हैं चिनाब। ठीक, ये कहाँ मिलती हैं? तो ये टांडी में, केलोंग के पास, हिमाचल प्रदेश में ये दोनों धाराएं मिल जाती हैं और यहाँ से इसका नाम पड़ जाता है चिनाब। अब आपको बताना है कि स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 3 गलत है, 1 और 3 गलत है, या सिर्फ और सिर्फ 1 गलत है। इसका सही आंसर होगा, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है पहला स्टेटमेंट ओनली,
ओनली वन। ठीक है, क्योंकि सबसे छोटी जो ट्रिब्यूटरी होती है वो है काबुल रिवर। ठीक है, काबुल रिवर सबसे छोटी स्मॉलेस्ट ट्रिब्यूटरी है। किसकी? इंडस की। चेनाब नहीं है, इंडस की सबसे छोटी ट्रिब्यूटरी या सिंधु की सबसे छोटी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? काबुल रिवर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट सोर्स है इंफॉर्मेशन का, अर्थ के इंटीरियर का, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के अप्रत्यक्ष जानकारी का स्रोत कौन सा है, ये बताना है। पहला ऑप्शन है माइनिंग, फिर सरफेस रॉक्स, मीटियोराइट्स, ग्रेविटी, वॉल्केनिक इरप्शन, मैग्नेटिक फील्ड या सिस्मिक एक्टिविटी, यानी खनन, धरातलीय चट्टान, उल्का, गुरुत्वाकर्षण, ज्वालामुखी उद्गार, चुंबकीय क्षेत्र या भूकंप संबंधी क्रियाएं। ऑप्शन है आपके 1 2 3 4 5 6 7, यानी सारे के सारे 1 2 3 4 5, 3 4 6 एंड 7 या 2 3 5 6 एंड 7। चलिए, इसका आंसर होगा इनडायरेक्ट सोर्सेस कौन से होते हैं? 3 4 6 एंड 7, यानी मीटियोराइट्स, ग्रेविटी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और सिस्मिक एक्टिविटीज। ठीक है, मतलब सिस्मिक वेव्स वगैरह जो होती हैं इनडायरेक्ट सोर्स होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। बाकी माइनिंग, सरफेस रॉक्स, ठीक है, माइनिंग, सरफेस रॉक्स, फिर आता है आपका वॉल्केनिक इरप्शन, ये सब क्या चीज़ का पार्ट है? तो ये पार्ट है आपका डायरेक्ट सोर्स का, यानी प्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष सोर्स कौन से हो गए आपके? माइनिंग, ठीक, माइनिंग, सरफेस रॉक्स और वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, बाकी सारे जो है 3 4 6 7 ये है इनडायरेक्ट सोर्स, यानी अप्रत्यक्ष स्रोत। तो आज का हमारा क्वेश्चन यही एंड होता है। आज हमने 20 क्वेश्चंस देखे, आप इसको रिवाइज कर लीजिए, इसके सारे ऑप्शंस देखिए, ताकि आपको क्वेश्चंस एक के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आपको याद होते जाएं। और आपको अगर इसमें कोई और चीज़ें ऐड करनी हो तो आप कमेंट में ऐड कर सकते हैं, जो भी सही होंगे या जो और इफ़ेक्टिव होंगे ऑप्शंस, उनको मैं अगले लेक्चर्स में बता दिया करूँगा साथ में आंसर के। यहाँ हमारा आज का 20 क्वेश्चंस का सेट कंप्लीट होता है। कल हम फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लग रहा होगा, ये इनिशिएटिव अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें जिनको भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर आपको मुझसे मिलना हो डायरेक्टली या मुझसे जुड़ना हो, तो जो नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा है, इन नंबरों पे आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक, या फिर जो एड्रेस फ्लैश हो रहा है उस एड्रेस पे आप मुझे सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक आके मिल सकते हैं। तो हम जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे आमने सामने बैठकर। चलिए, कल फिर एक नया क्वेश्चन सेट लेके आऊँगा मैं आपके सामने। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।